आर्टिकल 14 को समझेंगे। आर्टिकल 14 का सबसे पहले हम बेयर एक्ट लैंग्वेज समझेंगे। बेयर एक्ट आखिर कहता क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें से हम पहले समझेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, आखिर उसका मतलब क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं और कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कॉमन सिटीजन, रिच हो या पुअर, सब पर सेम लॉ इक्वालिटी अप्लाई होती है। इसका मतलब है कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, कोई स्पेशल ह्यूमिलिटी नहीं, सबको सेम पनिशमेंट और सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम समझेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि सेम सिचुएशन में सबको सेम लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी और डिफरेंट सिचुएशन में रिजनेबल डिफरेंस के साथ ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें इक्वालिटी ब्लाइंड इक्वालिटी नहीं होती, स्टेट रिजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है, लेकिन वो फेयर, लॉजिकल एंड नॉन आर्बिट्री होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब समझते हैं आर्टिकल 14 कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, मैन हो और विमेन हो, पावरफुल हो या कॉमन सिटीजन हो। सेम लॉ, सेम प्रोटेक्शन और सेम पनिशमेंट सबके लिए होगी। मतलब कोई भी लॉ सिर्फ एक ग्रुप को फेवर में नहीं हो सकता, सबके साथ फेयर और इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। चलिए अब हम लीडिंग केस की बात करते हैं। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वालिटी इज द ऑपोजिट ऑफ आर्बिट्रीनेस। अगर गवर्नमेंट के एक्शन आर्बिट्री मतलब मनमानी है तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लीडिंग केस, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2014 का केस है। क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रांसजेंडर लोग आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 21 के अंडर राइट्स के हकदार है या नहीं। जजमेंट आता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर पर्सन को थर्ड जेंडर के रूप में लीगली रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड आर्टिकल 21 के अंडर उनको पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेगी। That's mean Article 14 says that equality before law applies to all person including transgender। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 में दिए गए सारे क्लॉजेस को समझेंगे और साथ ही हम लीडिंग केस भी समझेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता है, यानी लॉ के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को पब्लिक प्लेस से डिनाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी रिलीजन, कास्ट, रेस या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से है। कौन कौन से प्लेस है वो देखते हैं। शॉप हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वेल टैंक्स, रोड्स और पब्लिक प्लेस, ये सभी नागरिकों के लिए इक्वल ओपन होंगे। मतलब ये कि प्राइवेट ऑनर होने के बाद भी अगर जगह पब्लिक यूज के लिए है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन इलीगल होगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का मतलब है स्टेट को पावर दी गई है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। इसे केस के थ्रू समझते हैं। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, उसमें कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को वैलिड माना गया है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 स्टेट को पावर देता है कि वो एससी, एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 स्टेट को पावर देता है कि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके, जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है। अब एक लाइन में हम समझते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो भेदभाव को मना करता है।